तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका तुभ्यम के मैथ्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज फिर एक बात बोलने वाला हूं कि आपको यहां तुभ्यम पे जो मैथ्स के क्लासेस मिलेंगे वो ट्रिक्स शॉर्टकट्स तो उसमें फोकस होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट पे भी वो फोकस होगा। जी हाँ मित्रों, मैं पहले भी आपसे ये बोल चुका हूं कि कॉन्सेप्ट जानना, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आगे चल के आपको मैथ की बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उसको समझने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट्स नहीं बताए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बताए जाएंगे। लेकिन ट्रिक्स और शॉर्टकट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि आप जब उसको लाइन से जानने लगते हैं तो वो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपको उसको रटना पड़े तो फिर वो भूलने के लगते हैं। ऐसे में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आप हर चीज का, कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझते हैं तो ऐसे में जो भी ट्रिक्स डेवलप होते हैं वो और कहीं से डेवलप नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कहीं से पेड़ पर से तोड़ के लेते आता है। वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को से उठाकर और उसके बाद से उसमें हल्का फुल्का सॉर्ट करके उसको बढ़िया से बना दिया जाता है ट्रिक के तौर पे, लेकिन उसको फिर आपको याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हैं तो आप अपने आप कुछ हद तक ट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं। और नहीं तो उसका जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता रहेगा तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने आप आपके दिमाग में आता रहेगा। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके सामने एक बार और एक ऐसा ही वीडियो लेके आया हूं जिसमें हमको अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात करनी है। और वहां पर मैं फिर से आपके सामने दो डेफिनेशंस लेके आया हूं। आप यहां पर बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक है गुणनखंड और दूसरा है गुणज। गुणनखंड यानी फैक्टर, गुणज मतलब मल्टीपल। जी हाँ मित्रों, इन दोनों की परिभाषाओं के बारे में, ये क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखने में तो बहुत ही बेसिक टॉपिक लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो ये आगे आने वाले जो टर्म्स होंगे, आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। पूरा एक चैप्टर आप लेके बैठ जाइए, एलसीएम एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। अगर आप ये बढ़िया से नहीं समझते हैं तो उस चैप्टर का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसमें आगे आने वाले जो ट्रिक्स, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले इन्हें जानना जरूरी है। इसके अलावा आप मैथ के अन्य भी क्षेत्रों में, जैसे संख्याओं के वर्गीकरण में और आप अलजेब्रा में, लगभग हर क्षेत्र में इसका कहीं ना कहीं बढ़िया से आप उपयोग देखेंगे। तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर मैं यहां से हटता हूं तो आप न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी इससे क्वेश्चंस सीधे सीधे पेपर्स में आते हैं। जैसे गुणनखंडों की बात करूं तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या निकालना, किसी भी संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालना, इस पे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। तो वो हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद फिर आपको जब गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं, फिर इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जो इनके डेफिनेशन है, उनके जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। डायरेक्ट पेपर का मतलब होता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों में कौन असत्य है, निम्न कथनों में कौन सत्य है, ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस की बात मैं पिछले वीडियोस में भी कर चुका हूं आपसे। और इस तरह के आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आपको नोट भी करवाता हूं। इस वीडियो में मैं कराऊंगा कि इन दोनों टॉपिक से कैसे पॉइंट्स बनते हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। और अगर आप एक बार उनको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे आप कभी भूलेंगे नहीं और आसानी से उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है गुणनखंड, क्या है गुणज। पहले आते हैं गुणनखंड पे। दोस्तों, ये परिभाषाएं बेसिक हैं, आप कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे और इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके सामने बस अब छोटा सा हिंट रखने वाला हूं और आप देखेंगे कि उसी छोटे से हिंट से आप कैसे खुद ये परिभाषाएं, खुद ये डेफिनेशन डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं गुणनखंड की। फ्रेंड, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है और आपके सामने यहां पर केवल एक नाम है, और नाम जो होता है वो किसी भी चीज के पूरे कैरेक्टरिस्टिक को अपने आप में समा के रखता है। अगर आप उस नाम को खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। जैसे अगर मुझे गुणनखंड समझना है तो मैं देखता हूं कि ये नाम क्या है, गुणनखंड। जरा इसमें से हम गुणन को पहले
किनारे कर देते हैं। ठीक है, गुणन को आप किनारे कर दिए, बचा क्या? खंड। अच्छा, गुणनखंड हम निकालते हैं तो किसका निकालते हैं? किसी संख्या का निकालते हैं। किसी संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो अभी मैं गुणन को किनारे कर दिया हूं, खंड की बात कर रहा हूं, संख्या की बात करते हैं। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 12, ठीक, 12। ये एक संख्या है, इसके गुणनखंडों के बारे में बात करना है। मैं आपसे कहा था कि पहले गुणन को आप किनारे कर दीजिएगा, केवल खंड पे बात करते हैं। खंड, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या 12 का खंड कीजिए तो आप कैसे कर सकते हैं इसका? आप इस 12 को लिख सकते हैं 11 धन 1, बोलिए। इसी को आप लिख सकते हैं 10 धन 2, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं 9 धन 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इस 12 को आपने तोड़ दिया, खंड कर दिया। खंड करने का मतलब तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? 11 धन 1 में, 10 धन 2 में, 9 धन 3 में। इस तरीके से आप इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि इस प्रकार तोड़ने का आपका आधार क्या था, तो आपको दिखेगा कि आपने इसको योग यानी जोड़ के आधार पर तोड़ा था, है कि नहीं? जोड़ के आधार पर आपने इसको तोड़ा है, एडिशन भी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे जोड़ के आधार पर नहीं, गुणा के आधार पर तोड़िए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको नाम अब दिख रहा होगा कि इसका नाम लिखा तो है खंड, लेकिन गुणनखंड लिखा हुआ है। तो आइए मैं इसी 12 को गुणा के आधार पर तोड़ते हैं। अगर 12 को गुणा के आधार पर तोड़ना है तो क्या मैं इसे 12 गुणे 1 लिख सकता हूं? 12 गुणे 1 12 होगा कि नहीं? होगा। क्या मैं इसे 6 गुणे 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 दूना 12। इसे मैं और क्या लिख सकता हूं? 4 गुणे 3 लिख सकता हूं। अब भी यहां पर आप देखेंगे तो इसी संख्या 12 को मैंने खंडित किया है, तोड़ा है। लेकिन इस बार तोड़ने का आधार क्या है? गुणा है। और जब मैं इस संख्या 12 को गुणा के आधार पर तोड़ता हूं तो मुझे छोटे छोटे खंड मिलते हैं। खंड क्या क्या मिले हैं जरा लाइन से लिख लेते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 6 12। संख्या 12 को जब गुणा के आधार पर तोड़ा गया है, खंडित किया गया है, तो हमको खंड मिले हैं 1 2 3 4 6 12। और परिभाषा कहता क्या था कि यहां पर आप देखेंगे जो नाम है बता रहा है कि गुणनखंड, यानी किसी संख्या का गुणनखंड। और गुणनखंड होगा क्या कि किसी संख्या को गुणा के आधार पर खंडित करने पर जो खंड मिलते हैं वही उस संख्या के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। इसका मतलब 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 12। बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं। गुणनखंड नाम से ही आप जान जाएंगे अब आराम से कि क्या होता है। किसी भी संख्या को गुणा के आधार पर खंडित करने पर, गुणा के आधार पर तोड़ने पर मिलने वाले जो टुकड़े होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उन्हीं संख्याओं को उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड ये हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लो 20, ठीक है। 20 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 20 को अगर आप तोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं भाई? 20 गुणे 1 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2। आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो गुणा के आधार पर अगर मैं 20 को तोड़ने जाऊं तो आपको खंड क्या क्या मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा और 20 मिलेगा। मिला? यानी 20 को जब गुणा के आधार पर तोड़ा जाता है तो 1 2 4 5 10 और 20 मिलते हैं। और गुणा के आधार पर तोड़ने पर ये खंड, ये संख्याएं मिली हैं, तो इसका मतलब 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 4 5 10 20। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। फैक्टर यानी गुणनखंड, किसी संख्या को गुणा के आधार पर तोड़ने पर जो संख्याएं मिलेंगी वही संख्याएं इसकी क्या हो जाएंगी? गुणनखंड। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके अन्य नामों पर। मैं यहां पर लिखा हूं गुणनखंड का अन्य नाम एक विभाजक है और एक अपवर्तक है। विभाजक मतलब वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं 1 2 4 5 10 20, ये सभी संख्याएं 20 को पूरा पूरा विभाजित करती है कि नहीं? 1 भी इसको काट देगा, 2 भी इसको काट देगा, 4 भी इसको काट देगा, 5 भी, 10 भी और 20 भी। 12 वाले में देख लीजिए, यहां पर ये सभी संख्याएं जो मिली हैं, ये सभी संख्याएं 12 को पूरा पूरा काटेंगे कि नहीं?
यानी ये सभी संख्याएं जो हमको गुणनखंड मिल रहे हैं, ये सारे गुणनखंड जो होते हैं इस संख्या को पूरा पूरा काट भी देते हैं, इसीलिए इन संख्याओं को इसका विभाजक भी कहते हैं, और इसी तरह से काट देते हैं तो इसी को अपवर्तक भी करते हैं। अपवर्तक का अर्थ ही होता है काटने वाला, काटने वाला। यानी यहां से आप गुणनखंड का एक और डेफिनेशन ले आ सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें या पूरा पूरा काट दें, वे सभी संख्याएं ही उस दी गई संख्या की क्या होंगी, गुणनखंड होंगी, विभाजक होंगी या फिर अपवर्तक होंगी। जैसे 12 का 1 2 3 4 6 12, 20 आप देखें 1 2 4 5 10 20। आते हैं अगले डेफिनेशन पे, गुणज यानी मल्टीपल। अब गुणज की बात करें, फिर से मैं आपको वही एक हिंट देने वाला हूं, आपके पास कुछ नहीं है, बस नाम है, और इस नाम से ही फिर हम आगे पूरे परिभाषा डेवलप करेंगे। देखिए कैसे, क्या लिखा हुआ है भाई, गुणज। अच्छा, गुणज लिखा हुआ है यानी गुणा में क्या किया गया है, ज प्रत्यय लगा दिया गया है। ठीक है, गुणा में ज प्रत्यय लगा दिया गया है। जैसे आपको मैं एग्जांपल एक दूं, जलज, जलज अर्थात कमल, यहां भी जल में ज प्रत्यय लगा दिया। ज प्रत्यय का अर्थ होता है से उत्पन्न। जलज में यानी जल में ज प्रत्यय लगाना मतलब जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न क्या होता है, कमल, यानी जलज मतलब क्या हो जाता है, कमल। तो इसी तरह से जब हम अपने इस पे आते हैं गुणज, तो यहां गुणा में क्या किया गया है, ज प्रत्यय लगा दिया गया है। तो गुणा में अगर आप ज प्रत्यय लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, गुणा से उत्पन्न, यानी किसी संख्या का गुणज, यानी किसी संख्या के गुणा से उत्पन्न होने वाली संख्याएं ही क्या होंगी, उस संख्या की गुणज होंगी। अच्छा, गुणा से उत्पन्न करना है, किसी संख्या का के गुणा से उत्पन्न, तो किसी संख्या का किसी और संख्या में गुणा करना पड़ेगा ना। संख्या का किसमें गुणा होगा, किसी और संख्या में गुणा होगा, किसी और चीज में गुणा होगा नहीं। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए, फिर मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूं, 12, ये एक 12 संख्या हो गया, इसके गुणज की बात करनी है। तो इसके अगर गुणज की बात करनी है तो गुणज का अर्थ होता है गुणा से उत्पन्न, यानी 12 के गुणा से उत्पन्न। तो 12 का गुणा कर दीजिए, किस में करेंगे, किसी भी संख्या में कर दीजिए। जैसे मैं 12 का 1 में गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा, 12 में एक किसी संख्या से गुणा करके ये उत्पन्न किया गया है ना, इसका मतलब 12 का क्या होगा, गुणज होगा। आइए फिर से देखते हैं, 12 का एक और संख्या 2 में गुणा कर देते हैं, क्या मिलेगा, 24। 12 में 2 का गुणा किए 24 मिला, यानी 12 एक संख्या थी, उसका किसी और संख्या में गुणा करके हम एक नई संख्या उत्पन्न किए हैं, और उत्पन्न किए हैं तो यही संख्या इसकी क्या हो जाएगी, गुणज हो जाएगी। और भी उसी तरह से गुणा कर सकते हैं, आप 3 में गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा, आप 4 में गुणा करेंगे तो 48 मिलेगा, आप 10 में गुणा करेंगे तो 120 मिलेगा। 12 का विभिन्न संख्याओं में आप गुणा करते जाइए, जो भी संख्याएं आपको मिलती जाती हैं वो सारी संख्याएं 12, 24, 36, 48, 60, 120, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, इस 12 की गुणज होंगी, क्योंकि ये 12 का विभिन्न संख्याओं में गुणा करने से उत्पन्न हो रही हैं। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या में विभिन्न संख्याओं से गुणा करने पर उत्पन्न संख्याएं ही क्या होती हैं, उसकी गुणज होती हैं। एक चीज और देखिए यहां पर, इसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्त्य। अपवर्त्य का अर्थ होता है कटने वाला, कटने वाला। वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्याएं से किसी दी गई संख्या से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वही सभी संख्याएं क्या होती हैं, उस दी गई संख्या की गुणज होती है या फिर अपवर्त्य होती है। आप यहां देखेंगे भी 12 के गुणजों की मैं बात किया हूं तो क्या क्या मिले हैं, 12, 24, 36, 48, 120। ये सभी संख्याएं क्या 12 से कट जाएंगी कि नहीं, 12 से 12 भी कटेगा, 12 से 24 भी कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा, 12 से 48 भी कटेगा और 12 से 120 भी कटेगा। यानी ये सभी संख्याएं इस 12 से पूरा पूरा कट जा रही हैं, तो ये सभी संख्याएं इसकी क्या होंगी, गुणज होंगी। कोई भी दी गई संख्या से वे सभी संख्याएं जो कट जाए, वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही उस दी गई संख्या के अपवर्त्य होते हैं या फिर गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल से ही आप देखेंगे, मल्टीपल मतलब उसके मल्टीपल में आते हुए आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो सभी संख्याएं हैं 12, 24, 36
48, 60, इस तरह आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, 12 का टेबल पढ़ रहा हूं। यहां से आप और सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी दी गई संख्या के टेबल में आने वाली जितनी, पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं उसकी क्या होती हैं, गुणज होती हैं। 12 की बात कर ले, मैं आपको मान ली यहां पर एग्जांपल लिया था 20, तो 20 के टेबल में कौन कौन सी संख्या आएंगी भाई, 20 आएगा, 20 आ गया, 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा। 20 में अलग अलग संख्याओं से गुणा करके संख्याएं बनाते जा रहे हैं, यही इसके टेबल में आती हैं और यही सारी संख्याएं इस 20 से पूरी पूरी कट भी जाएंगी, यानी यही सारी संख्याएं जो इसके टेबल में आ रही हैं इस 20 की क्या होंगी, गुणज होंगी। आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे दोनों में क्या चीज होता है, परिभाषा इसकी क्या होती है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणनखंड यानी गुणा के आधार पर खंडन करने पे जो संख्याएं मिलती हैं, और गुणज यानी किसी संख्या का विभिन्न संख्याओं में गुणा करने से जो संख्याएं हमको मिलती हैं वो गुणज होता है, ये गुणनखंड होता है। फ्रेंड्स आइए अब जरा बात कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बारे में। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर में, तो उन पॉइंट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करें तो देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। पहला पॉइंट, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि ये बताइए कि किसी संख्या का गुणनखंड दी गई संख्या से क्या छोटा होता है, पहला ऑप्शन, बड़ा होता है दूसरा ऑप्शन, छोटा होता है या बराबर होता है, या फिर बड़ा होता है और बराबर होता है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पे अगर ध्यान देना चाहूं तो आपको दिखेगा कि जैसे मैं बात कर रहा था यहां पर 20 के गुणनखंडों की, तो 20 के गुणनखंडों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप देखिए 20 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 5 10 20। 1 से शुरू हुआ है और 20 तक गया है, इसके पहले भी कुछ नहीं है, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद आने वाली संख्याएं जो 20 से बड़ी होंगी, क्या वो 20 से क्या वो 20 को काट पाएंगी, नहीं काट पाएंगी, यानी वो कभी इसके गुणनखंड नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुणनखंड जो होता है, किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड हमेशा दी गई संख्या से छोटा होगा, या फिर आप देख रहे हैं कि 20 के गुणनखंड में 20 भी आ रहा है, इसका मतलब या फिर उसके बराबर होगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड दी गई संख्या से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुणनखंड जो होता है वो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है, और छोटी संख्या से ही तो बड़ी संख्या को विभाजन कर पाएंगे। आप 5 से 10 को काट सकते हैं, 10 से 5 को थोड़ी काट पाएंगे पूरा पूरा। आई बात समझ में? तो इससे आप जनरली आराम से सोच सकते हैं कि चूंकि विभाजक यानी गुणनखंड जो होता है वो विभाजक होता है और इस दी गई संख्या को पूरा पूरा काटता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दी गई संख्याएं हमेशा इससे छोटी ही होंगी या फिर क्या होंगी, बराबर होंगी। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, उसमें आप पॉइंट्स को नोट करते जाइए ताकि आप एग्जाम में उसको आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड दी गई संख्या से हमेशा छोटा होता है या उस संख्या के बराबर होता है। इसी तरह से इसी पॉइंट का उल्टा हम देखते हैं गुणज के बारे में। जरा देखिए, तो गुणज की बात करें तो 12 के गुणज क्या क्या थे भाई, 12 24 36 48 120। आप यहां पर देख रहे होंगे, आराम से आपको समझ में आएगा कि जो गुणज हैं वो क्या हैं, बड़े हैं, दी गई संख्या के या तो बराबर हैं या तो बड़े हैं। वैसे भी आपको पता है कि जितने भी गुणज मिलते हैं दी गई संख्या उनको काट देती है, उनको विभाजित करती है। ये सभी संख्याएं 12 से विभाजित हो रही हैं, तो अगर ये सभी संख्याएं 12 से विभाजित हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ये सभी संख्याएं या तो 12 के बराबर हो जाएंगी या तो उससे बड़ी हो जाएंगी। 12 से छोटी संख्या को आप 12 से पूरा पूरा काट नहीं सकते। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए कि किसी भी संख्या का गुणज दी गई संख्या के या तो बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। और सेम यहां पर दोनों में अंतर भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक रेंज रखूंगा, आप ऐसे भी देखेंगे कि 12 के अगर मैं गुणनखंडों की बात किया था तो 12 के गुणनखंड क्या थे, 1 2 3 4 6 12। और गुणजों की बात करूं तो गुणज क्या है, 12 24 36 इस तरह से, यही है। तो आप देखेंगे कि गुणज मेन ये बीच वाली संख्या, जो जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वही संख्या कॉमन होती है। गुणनखंड उसके बराबर और उससे छोटा होता है और गुणज उसके बराबर या उससे
बड़ा होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप गुणनखंडों को गिन सकते हैं कि किसी निश्चित दी गई संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 6 हैं। क्या इससे कम होगा कोई? नहीं होगा। इससे बड़ा होगा कोई? नहीं होगा। अभी आप देख चुके हैं। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट यहां पर आपको मिलता है कि किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे? सीमित होंगे, काउंटेबल होंगे, उनको हम गिन सकते हैं, वो सीमित होते हैं। लेकिन अगर मैं गुणजों की बात करूं तो किसी भी संख्या के गुणज 12 24 36 जैसे मैं यहां लिखा हूं, तो क्या ये 36 पे रुक जाएगा? गुणज कैसे मिलते हैं? दी गई संख्या का अलग अलग संख्याओं में गुणा करके। और संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती है ना। तो हम जब गुणा करने जाएंगे तो हमको अनंत गुणज मिलेंगे। इसका मतलब जैसे यहां पर आप देखेंगे 12 24 36 48, इसके आगे मैं 60 भी लिख सकता था, ये 120 है, मैं 1200 भी लिख दूं 100 से गुणा करके। हर संख्या इसकी क्या होगी? गुणज होगी। तो यहां से आपको यहां पर ये पॉइंट मिलता है कि किसी भी संख्या का गुणज सीमित नहीं होता है या फिर असीमित होता है, उसको आप गिन नहीं सकते। गुणनखंड सीमित होते हैं और गुणज असीमित होते हैं। फिर एक और पॉइंट अगर देख लेते हैं, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको मिल सकता है कि किसी भी संख्या, किसी भी दी गई संख्या का सबसे छोटा संभव गुणनखंड क्या होगा। तो आप फिर से यहीं से देख सकते हैं कि मैं 12 एग्जांपल लिया हूं। अगर मैं आपसे पूछूं तो कि सबसे छोटा गुणनखंड, 12 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, तो आप बताएंगे क्या है? 1 है। इसी तरह आप कहीं भी किसी भी संख्या का लेंगे, आप 20 का भी देख रहे थे, तो इसका भी सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 1 है। यानी किसी भी दी गई संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वही स्वयं संख्या होती है। अभी आप देख रहे हैं 12 का 12, सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड 12, वो स्वयं संख्या होती है। ये पॉइंट में नोट कर लीजिए कि किसी भी दी गई संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। अगला आते हैं गुणज में। तो किसी भी दी गई संख्या के गुणज में बात कर लेते हैं। सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा गुणज आपको दिख रहा होगा कि यहीं से तो शुरुआत हो रही है, 12 से ही। तो वही 12 क्या है? 12 के गुणज की बात की है, 12 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वही दी गई संख्या। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज यानी वही दी गई संख्या होती है। और अगर मैं सबसे बड़ा गुणज की बात करूंगा तो आपको पता है कि गुणज तो अनंत होते हैं ना, आप उनको गिन नहीं सकते। तो अगर आप उनको गिन नहीं सकते तो आप ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। तो आपका उत्तर या तो अनंत बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं कि अज्ञात है। यानी सबसे छोटा गुणज वही दी गई संख्या और सबसे बड़ा गुणज अज्ञात होता है। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड 12 होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। और मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं कि इन पॉइंट्स को आपके सामने मैं परिभाषाओं के साथ सटीक सटीक बताऊंगा भी, ताकि आप जान सकें कि क्या आपको याद करना है, ताकि वो पेपर में आप उसको आसानी से लगा सकें। आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए हैं कि गुणनखंड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है और बहुत ही सरलता से आप समझ गए हैं नाम से। अब आप जब भी इसका नाम देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाएगा। गुणनखंड यानी किसी संख्या का गुणा पर आधारित खंड करने पर जो संख्या मिला है वही क्या है? गुणनखंड है। गुणज की बात की है आप, तो गुणज यानी ज प्रत्यय लगा है, गुणा से उत्पन्न किसी संख्या का विभिन्न संख्याओं में गुणा करने से जो संख्याएं मिलती हैं वही संख्याएं दी गई संख्या की गुणज होती हैं। आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे दोनों परिभाषाएं, इनके बीच का अंतर क्या है, इससे फैक्चुअल पॉइंट्स क्या होते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और उसमें आपको एक वीडियो तो इसी गुणनखंड में आपको मिलेगा, गुणनखंडों की संख्या निकालने पे। फिर मैं आगे क्लासिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको इसका यूज दिखाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ तो पूरा इसी के यूज से भरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई यहाँ प्रश्न है, अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इससे पूर्व वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्तुभ्यम।